हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है इस वीडियो सेशन में। ये बाल मनोविज्ञान की सुपर फास्ट सीरीज़ में लेके चल रहा हूँ और अब तक इसके 3 वीडियो आप तक पहुँच चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है। मैं इसमें बाल मनोविज्ञान के एग्ज़ाम ओरिएंटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन वन लाइनर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये निश्चित रूप से आपकी यूपीटीटी सीटीटी परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज का पार्ट 4। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? ये इसी रूप में पूछी गई है, इसी रूप में पूछा जाएगा। तो ये है बीएफ स्किनर का बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा और ये आपकी परीक्षा का हिस्सा बन सकता है। इसके आगे आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जो फेमस मनोवैज्ञानिक है स्किनर, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर, इन सब का जन्मस्थान भी पूछ लेता है तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर हैं। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं, तो ये भी याद रखना है। और इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो सूझ का सिद्धांत है, ये किस पे किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला है, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम सोपानकी का सिद्धांत गैने ने दिया है, आर.एम. गैने ने दिया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अधिगम सोपानकी को आर.एम. गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है, जो इन्होंने किया है 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में किया है? 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। चलिए, अप्राकृतिक उद्दीपक का नाम लिखिए। अप्राकृतिक, घंटी की आवाज, ठीक है। और प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन। तो ये क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में जो पावलोव ने किया था उसमें पूछ लिया जाता है कि जो कृत्रिम उद्दीपक था वो क्या था? जो मानव निर्मित उद्दीपक वो क्या है? वो घंटी की आवाज ही है भाई, मानव उसको उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वो भोजन है। चूंकि नेचुरल तरीके से भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार टपकती है, लेकिन जब घंटी मनुष्य बजाता है, घंटी एक अप्राकृतिक उद्दीपक यानी कि एक कृत्रिम उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। तो इस पे भी प्रश्न आता है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये है कि टाइप मशीन चलाना अधिगम के किस नियम पर आधारित है? जो हम टाइप मशीन होती है जिससे टाइपिंग करते हैं, वो अधिगम के किस पे आधारित है? तो भाई अभ्यास के नियम पे। चूंकि टाइप मशीन तभी चला पाएंगे जब हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे। ज्ञाने के सोपानकी सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? तो ज्ञाने का सोपानकी सिद्धांत जो है मुख्य रूप से क्या है? वो सरल से जटिल की ओर है, यानी सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ये अधिगम के लिए मुख्य तत्व क्या होता है? अधिगम के लिए सीखने के लिए मुख्य तत्व क्या होता है? पुनर्बलन होता है। तो ये सारी चीजें आप वन लाइनर में याद करते चलिए। टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो टाई बांधना ये है अभ्यास के नियम पे, क्योंकि भाई टाई अगर आप लंबे समय तक नहीं बांधते तो नॉट लगाना भूल जाते हैं। तो ये अभ्यास के नियम पर आधारित है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास उतना अधिक होगा। ये कथन किसका है? भाई जब सूझ का सिद्धांत ही कोहलर ने दिया है तो ये स्टेटमेंट भी कोहलर महोदय का ही होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से किस अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है? तो गेस्टाल्टवादी नाम से हम सूझ के सिद्धांत को जानते हैं, जो कि कोहलर का है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, चरित्र एवं व्यक्तित्व, किसकी किताब है? पोलेंस्की मनोवैज्ञानिक है, उनकी किताब है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार अलग अलग वीडियो में मैंने बताया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। ये स्टेटमेंट पूछ रहा है किसका है? तो ये स्टेटमेंट है किसका? ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ महोदय का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने वर्गों में बांटा है? तो गैरेट महोदय ने, गैरेट एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने साक्षात्कार विधि को 2 भागों में बांटा है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू ना। तो इंटरव्यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, वन इज फॉर्मल इंटरव्यू एंड वन अनदर इज इनफॉर्मल इंटरव्यू। तो उसी के लिए ये प्रश्न बनाया गया है। अगला आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है
किस विधि का प्रयोग मनोचिकित्सक प्रायः मनोरोगियों का उपचार करने के लिए करते हैं? जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो मेंटल समस्याओं से जूझ रहे पेशेंट होते हैं, उनको किस विधि से उनका जो है इलाज करते हैं? जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में क्या होता है कि उस मनोरोगी के जीवन के बारे में, उससे संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उसकी पूरी इतिहास में जाता है, बैकग्राउंड में जाता है। फिर वो मनोवैज्ञानिक, वो मनोरोग चिकित्सक चीज़ों की जड़ तक पहुंचता है, फिर चीज़ों की जड़ को पहुंच करके वहां से चीज़ों का ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। तो ये इसीलिए जीवन इतिहास विधि का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। टैट परीक्षण किससे संबंधित है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टैट जो है थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट इसको बोलते हैं, ये व्यक्तित्व से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। टैट परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं तैयार किया तो निश्चित रूप से आप धोखा खा जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 31 कार्ड का प्रयोग होता है टैट परीक्षण में। टैट के संपूर्ण परीक्षण में कितना समय लगता है? तो ये भी याद रखिएगा, 2 घंटे का समय लगता है टैट के परीक्षण में। ये टेट नहीं है, टैट है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व संबंधी ये टेस्ट होता है। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी? ये विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया है। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण संबंधी ये जो है तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रख के चलना है। स्याही धब्बा परीक्षण जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कितने कार्डों के द्वारा होता है? तो 10 कार्डों का प्रयोग होता है स्याही धब्बा परीक्षण में। स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशा। तो ये बहुत बार पूछा गया, स्विट्जरलैंड के हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना है वेरी लिखिए उतना कम है। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोशा का है, जो स्विट्जरलैंड के है। पूछा जाता है, इसी रूप में पूछा जाता है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मांग सिद्धांत के प्रवर्तक मैस्लो महोदय हैं। तो माँ से मांग, माँ से मैस्लो, आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? तो शील गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट महोदय ने दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, यह किसका कथन है? तो गिलफोर्ड का है। व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो समन्वित गुणों का विकास है। तो ये स्टेटमेंट गिलफोर्ड महोदय का है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं? सृजनात्मकता जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसके 4 तत्व होते हैं, ये आपको याद करना होगा। 140 बुद्धिलब्धि वाले विद्यार्थी प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक होते हैं, यह मत किसका था? यह मत था टर्मन महोदय का। ये एक तथ्य है, लेकिन ये एक क्या स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट? टर्मन महोदय का। तो ये भी याद रखिएगा। प्रतिभाशाली बालकों में कितने विषयों के प्रति अधिक रुचि होती है? किन विषयों के प्रति अधिक रुचि होती है? तो जो टैलेंटेड बालक होते हैं उनमें अमूर्त विषयों के प्रति अधिक रुचि होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा। और अमूर्त मूर्त इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? ये क्रो एंड क्रो का कथन है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो अगर 70 से कम बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट क्वोशंट है, तो वो बालक किस श्रेणी में आता है? मंद बुद्धि में। और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो महोदय ये आपसे कह रहे हैं कि ऐसे बालक जो है किस श्रेणी में आएंगे? ये बालक आते हैं मंद बुद्धि श्रेणी में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखिए। ये सारे प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पिछड़ा बालक वो है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ये कथन किसका? ये कथन सिरिल बर्ड का है। तो ये भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। पिछड़े बालक से संबंधित परिभाषा है जो सिरिल बर्ड ने दिया है। श्रवण दोष, ठीक है, यानी सुनने का जो दोष है जिसको बधिर कहते हैं, से संबंधित प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम विद्यालय बधिर बालकों के लिए यूरोप में स्थापित किया गया था। श्रवण दोष वाले बालकों को किस विधि से पढ़ाया जाता है? तो जिनको सुनने की समस्या है, जाहिर सी बात है उनको दिखा करके, प्रदर्शन करके, प्रदर्शन विधि से उन्हें पढ़ाया जाएगा। पूर्ण अंधे बालकों को किस पद्धति से शिक्षित किया जाता है? तो जानते हैं, इन्हें हम ब्रेल लिपि से शिक्षित करते हैं। इसमें 6 डॉट वाले बिंदुओं का प्रयोग होता है। अगर आपने ब्रेल लिपि की किताब देखी है तो इस तरह से उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है, जो आगे का प्रश्न भी है। ब्रेल लिपि में कितने उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है? 6 बिंदुओं का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको बताया। अगर आपने ब्रेल लिपि की पुस्तक देखी है तो आप इस तरह से देखेंगे, उसमें 3 बिंदु बने होते हैं, तीनों उभरे हुए होते हैं, ऐसे करके। पूरी किताब में सिर्फ छेद होते हैं, उभरे हुए छेद होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिनसे बच्चे पढ़ते हैं टच करके, स्पर्श करके। क्षणी भ्रमण की विशेष प्रविधि द्वारा किन बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो क्षणी विधि भी पूर्ण रूप से अंधे बालकों को दिया जाता है। वो क्षणी के माध्यम से, क्षणी में सेंसर लगे होते हैं, उस सेंसर की सहायता से बच्चे सीखते हैं।
एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, ये किताब का नाम है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, ये किसकी किताब है? इसके लेखक हैं हेवार्ड और लेंस की। तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसको भी ज़रूर आप नोट करके चलिए, याद करके चलिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि से अधिक सफल माना जाता है? तो प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देने के लिए योजना विधि का सबसे सटीक प्रयोग माना जाता है कि योजना विधि से ज़्यादा सीखेंगे। आगे है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसका है? ये स्किनर महोदय का है। तो ये कथन भी एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, किस देश की सरकार ने पहली बार मंद बालक एवं पिछड़े बालकों में भेद किया था? तो ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार भेद किया था। तो इसको भी एज इट इज़ याद कर लेना है। पठन अक्षमता वाले बालकों के दोष को किस नाम से जानते हैं? जिनको पढ़ने में समस्या होती है, पठन की अक्षमता होती है, पठन का दोष होता है, उस बालक के अंदर डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है। तो डिसलेक्सिया के नाम से उसे जाना जाता है। लेखन अक्षमता, लिखने की अगर समस्या बच्चों में है, लेखन में कमी होती है, तो उसके अंदर जो पाया जाने वाला दोष है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। और गणित संबंधी अक्षमता अगर बच्चे के अंदर, तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। कैलकुलेशन करने से कैलकुलिया बना हुआ है। तो डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। डिसलेक्सिया पढ़ाई से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखाई से संबंधित है, लिखने से, और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निकट दृष्टि दोष वाले बालकों को कक्षा में कहाँ बैठाना यथोचित होगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर निकट दृष्टि दोष का कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम बेंच पर, पास में। क्योंकि निकट दृष्टि दोष के बच्चों को क्या होता है कि नज़दीक का तो अस्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए अगर निकट दृष्टि दोष हैं तो उनको बेंच के पास बैठाएंगे, नज़दीक बैठाएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट वो पढ़ पाएंगे। दूर बैठा देंगे तो फिर उनको समस्या होगी। और दूर दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? उनको पीछे दूर बैठाना चाहिए, क्योंकि उनकी दूर की दृष्टि अच्छी होती है लेकिन निकट की दृष्टि अच्छी नहीं होती। आप जानते हैं इसमें विरोधाभास होता है। नाम के आधार पे मत जाइएगा। नाम निकट दृष्टि दोस्त है, इसका मतलब निकट में देखने में दिक्कत नहीं है, निकट में दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। और जिनका दूर दृष्टि दोष होता है उनको दूर का दिखाई देता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता। तो नाम के अनुसार अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। मूक बधिर बालकों को किस विधि द्वारा सिखाया जाता है? मूक बधिर जो बालक होते हैं उनको सांकेतिक, साइन लैंग्वेज के द्वारा, सांकेतिक भाषा से उनको सिखाया जाता है। जो गूंगे बहरे बालक बच्चे को होते, दिव्यांग होते हैं। श्रव्य सामग्री का प्रयोग किन बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? श्रव्य, जिन्हें सुना जा सके। तो भाई जो पूरी तरह से जो देख नहीं पा रहे हैं, अंधे हैं, उन्हीं बालकों को तो भाई सुना करके सिखाया जाता है। दृश्य सामग्री का प्रयोग किन बालकों के लिए दिखाने का कार्य होगा? जो देख पाएगा, यानी कि पूर्ण बधिर बालक है तो उनको दृश्य सामग्री से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान कहाँ पे है? तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान देहरादून में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक दिव्यांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में है। तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन का लेवल है इसमें से 100% 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। राष्ट्रीय बहुदिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। और इसी के साथ अगला है कि राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। मैं इनको थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फैक्ट्स पहुंच सके। इनको नोट करके आप बार बार रिवीजन करिएगा, मेरी स्पीड से घबराइएगा नहीं। मैं इसलिए स्पीड में दे रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा मैटर आपको दे सकूँ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने व्यक्ति दिव्यांग या विकलांग हैं? तो जनगणना सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 2.68 करोड़, 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। ये सेंसस 2011 का डाटा है, कभी कभी डाटा इससे पूछ लेता है। यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अपराजिता ग्राम्य विकास शिक्षा प्रसार समिति इलाहाबाद क्या है? ये श्रवण बाधित विद्यालय है। ये क्या है? एक विद्यालय है और श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। पहला
पहल दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कानपुर क्या है? पहल दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कानपुर क्या है? मानसिक मंदित विद्यालय है। तो ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है जिन्हें आपको याद करके चलना होगा। अखिल भारतीय दिव्यांग कल्याण समिति फैजाबाद यूपी क्या है? मूक बधिर विद्यालय है। दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशक्त प्रोत्साहन योजना किस राज्य में चलाई गई है? तो ये चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। किस राज्य में दिव्यांग विद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत की गई थी? छत्तीसगढ़ में की गई थी। ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन याद रखना है आपको, ठीक है। ये मनोविज्ञान से ही संबंधित तथ्य है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में कौन से दिव्यांग छात्र पात्र होंगे? 9वीं से 12वीं के छात्र पात्र होंगे इसमें। बोर्ड फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख लीजिए आप। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कहाँ पर दिव्यांगों को यूनिक आईडी जारी की गई है? छत्तीसगढ़ में जारी की गई है। ये भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छात्र गृह योजना की शुरुआत किसके लिए की गई? दिव्यांग बच्चों के लिए की गई है। निःशक्त जनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में चलाई गई? मध्य प्रदेश में चलाई गई। दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए किस राज्य में विकलांग जन पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिव्यांगों हेतु स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, 10 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप और कक्षा तत्परता से संबंधित कौन सी योजना संचालित की जा रही है? दिशा योजना संचालित की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो अति महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बैक टू बैक आपको बता दिए, आपको काफ़ी फास्ट मेथड में मैंने एक एक करके तथ्य आपको बोले, लेकिन इनको रुक करके आपको वीडियो को पॉज करके एक एक तथ्य को नोट करके बार बार रटना है। आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो सीरीज से आपके 5 से 6 प्रश्न इसी वीडियो से बन सकते हैं, जितना मैंने प्रश्नों का लेवल यहाँ रखा हुआ है। सारे अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करिए। और इसी कड़ी में मैं आगे भी वीडियो जारी रखूँगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।